जीवों में अलैंगिक जनन, जीवों में अलैंगिक जनन, asexual reproduction, asexual reproduction in living beings, living beings। जीवों में अलैंगिक जनन की कई विधियां हैं। उनमें से एक विधि विखंडन की थी, जिसको हम पढ़ चुके हैं। विखंडन, फिशन, इसको हम पढ़ चुके हैं। अब आज हम दूसरी अन्य विधियों का अध्ययन करेंगे। उसमें खंडन, इसको अंग्रेजी में फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन, मुकुलन, मुकुलन, इसको अंग्रेजी में बडिंग, बीजाणु जनन, बीजाणु जनन, इसको अंग्रेजी में स्पोरुलेशन, कलिका, इसको अंग्रेजी में गेमेओल, और पुनरुद्भवन, इसको अंग्रेजी में रीजनरेशन कहते हैं। का अध्ययन करेंगे। नंबर 1, खंडन, फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन की प्रक्रिया द्वारा चाहे जीव एक कोशिकीय हो अथवा बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, दोनों ही प्रकार के जीवों में फ्रैगमेंटेशन द्वारा अलैंगिक जनन की प्रक्रिया चलती है। लेकिन जो मुख्य बात है वो ये है कि जो जैव शरीर होना चाहिए वो सूत्रवत होना चाहिए, सूत्रवत या तंतुवत, यानी वे जीव जिनका शरीर सूत्रवत हो या तनुवत हो, तनु फिलामेंटस हो, फिर इन जीवों में खंडन की प्रक्रिया द्वारा अलैंगिक जनन की क्रिया होती है। इस प्रकार का अलैंगिक जनन मुख्य रूप से स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स में देखा जाता है। यूलोथ्रिक्स, तो देखा जाए कि स्पाइरोगायरा में फ्रैगमेंटेशन की प्रक्रिया के द्वारा अलैंगिक जनन की क्रिया कैसे होती है। स्पाइरोगायरा का जो शरीर होता है वो फिलामेंटस होता है। उसकी फिलामेंट में एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं। इस कोशिका में ये उसका क्लोरोप्लास्ट है, फ्रैगमेंटेशन की प्रक्रिया में
इसका शरीर कई खंडों में टूट जाता है। अब टूटे हुए खंड एक कोश की भी हो सकते हैं और टूटे हुए खंड बहुकोश की भी हो सकते हैं। फ्रैगमेंटेशन की क्रिया में जो खंड टूट के अलग होगा वो केवल एक कोशिका का भी बना हो सकता है और एक से अधिक कोशिका का भी बना हो सकता है। स्पाइरोगायरा में पाए जाने वाला ये अलैंगिक जनन की बहुत फेवरेट विधि है। आमतौर से स्पाइरोगायरा इसी विधि द्वारा अलैंगिक जनन की क्रिया में भाग लेता है। फिर ये विखंडित हुए तंतु जो है फिलामेंट वृद्धि करके नए स्पाइरोगायरा तंतु का निर्माण करते हैं। वृद्धि करके नए स्पाइरोगायरा तंतु का निर्माण। ये संतति तंतु कहलाते हैं। डॉटर फिलामेंट ये खंडित तंतु है और ये जनक तंतु है। ठीक है। तो स्पाइरोगायरा में फ्रैगमेंटेशन की प्रक्रिया के अंतर्गत संपूर्ण फिलामेंट कई खंडों में विभक्त होता है। विभक्त हुआ खंड एक कोश की भी हो सकता है, बहुकोश की भी हो सकता है। फिर ये विखंडित खंड अनुकूल परिस्थितियों में ताप की, जल की, वायु की विभिन्न अनुकूल परिस्थितियों में वृद्धि करके नए फिलामेंटस बॉडी का निर्माण करता है। इस प्रकार से खंडन फ्रैगमेंटेशन की प्रक्रिया के द्वारा जीव जनन की प्रक्रिया पूरी करते हैं। अब हम ये समझें कि मुकुलन की विधि द्वारा मुकुलन बडिंग की प्रक्रिया के द्वारा अलैंगिक जनन की क्रिया किस प्रकार से होती है। तो मुकुलन की प्रक्रिया में संपूर्ण शरीर पर अतिवृद्धि दिखाई देती है। शरीर पर अतिवृद्धि दिखाई देती है। आउटग्रोथ इन अतिवृद्धियों को मुकुल कहते हैं। इन अतिवृद्धि को मुकुल कहते हैं। बट फिर यही मुकुल जो है मुकुल जनक से पृथक होकर नए जीव का निर्माण करती है। ठीक है। तो मुकुलन ये भी अलैंगिक जनन की प्रमुख विधि है। मुकुलन की प्रक्रिया में एक कोश की शरीर भी भाग ले सकता है, बहुकोश की जीव भी भाग ले सकते हैं। तो जीव शरीर पर कुछ अतिवृद्धियां दिखाई देती हैं। इन अतिवृद्धियों को मुकुल कहते हैं। फिर ये इन मुकुल में कोश का विभाजन लगातार चलता है। कोश का विभाजन लगातार चलने के कारण मुकुल लगातार वृद्धि करता है और एक ऐसी स्थिति आती है कि ये जनक से पृथक होकर के नए जीव का निर्माण करता है।
तो मुकुलन की प्रक्रिया मुख्य रूप से हमको स्पंज में, ईस्ट में और हाइड्रा में देखने को मिलती है। ये 3 जीवों में मुकुलन की प्रक्रिया हमको देखने को मिलती है। आइए इसको देखेंगे किस तरह से हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया चलती है। ये हाइड्रा है, ये हाइड्रा का स्पर्शक है, टेंटिकल्स है, ये उसका शरीर है, ये इसका होल्ड फास्ट है। इस होल्ड फास्ट के पास ये अतिवृद्धि दिखाई देती है। अतिवृद्धि दिखाई देती, इसी को बर्ड या मुकुल कहते हैं। इसी को बर्ड या मुकुल कहते हैं। धीरे धीरे इस बर्ड में कोशिका विभाजन की प्रक्रिया बड़ी तेजी से होने लगती है। फिर ये बर्ड आकार में वृद्धि करता है। इसका स्पर्शक है टेंटिकल्स। और फिर वृद्धि के द्वारा इसमें भी स्पर्शक दिखाई देने लगते हैं। कुछ समय बाद ये अपने जनक शरीर से अलग हो जाता है। अपने जनक शरीर से अलग होकर के संतति हाइड्रा का निर्माण करता है। संतति हाइड्रा मुकुल, फिर संतति हाइड्रा का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से मुकुलन की प्रक्रिया द्वारा हाइड्रा में जनन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, इसको बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। इसी तरह से ईस्ट कोशिका में ये ईस्ट की कोशिका है। ये एक कोशिकीय होता है। इसमें इसका केंद्रक है। ये इसकी रिक्तिका है। ये केंद्र, ये इसकी रिक्तिका, यह कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। विभाजन की वृद्धि की प्रक्रिया में ईस्ट कोशिका पर भी उभार अति वृद्धि दिखाई देती है। ये अति वृद्धि जब अतिवृद्धि की प्रक्रिया चलती है, उसी समय ईस्ट कोशिका का जो केंद्रक है, यह केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर 2 संतति केंद्रकों का 2 संतति केंद्रक का निर्माण करता है। इसी समय इन 2 संतति केंद्रकों में से एक केंद्रक इस बट में स्थानांतरित हो जाता है। बट में स्थानांतरित हो जाता है। पुनः
यह पड जो है कोशिका द्रव्य विभाजन के द्वारा अपनी जनक कोशिका से पृथक हो जाती है। इस प्रकार से ईस्ट में संतति कोशिका का निर्माण होता है। कोशिका मतलब ईस्ट में मुकुलन की प्रक्रिया के द्वारा जनन, अलैंगिक जनन की प्रक्रिया बहुत कॉमन है। अलैंगिक जनन की इस मुकुलन की प्रक्रिया में ईस्ट कोशिका पर अतिवृद्धि दिखाई देती है। यह अतिवृद्धि विकसित होती है, विकसित होकर के मुकुल का निर्माण करती है। जिस समय अतिवृद्धि में विकास होता है उसी समय इसका केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा दो संतति केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। इन दो संतति केंद्रकों में से एक केंद्रक इस मुकुल में स्थानांतरित होता है। फिर कोशिका द्रव्य विभाजन के द्वारा ये संपूर्ण मुकुल एक नई ईस्ट कोशिका का निर्माण करता है। ये नई ईस्ट कोशिका संतति कोशिका कहलाती है। फिर इस नई संतति कोशिका में भी मुकुलन की प्रक्रिया होती है। ये प्रक्रिया बड़ी तीव्र गति से होती है। कम ही समय में ईस्ट की बहुत सी अधिक कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से मुकुलन की प्रक्रिया द्वारा और फ्रैगमेंटेशन की प्रक्रिया द्वारा जीवों में अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। अब हम जीवों में बीजाणु जनन के द्वारा बीजाणु जनन के द्वारा अलैंगिक जनन की प्रक्रिया को समझेंगे। अलैंगिक जनन, स्पोरुलेशन, ये अलैंगिक जनन की वह विधि है जब जनक जीव के लिए परिस्थितियां सामान्यतः अनुकूल नहीं होती। इस अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में कोई भी जीव जनन की प्रक्रिया किस प्रकार से करता है, किस प्रकार से अपनी संतति कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि करता है, इसको हम इस हेडिंग के अंतर्गत समझेंगे। एक्चुअली जो बीजाणु जो होते हैं, बीजाणु, इनको अंग्रेजी में स्पोर्स कहते हैं। ये एक कोश की संरचना होती है। इस एक कोश की संरचना में कोशिका भित्ति पतली होती है। पतली कोशिका भित्ति होती है। इसका केंद्रक है। ये स्पोर्स कहलाते हैं। कुछ स्पोर्स में दमन अंग भी पाए जाते हैं। कुछ स्पोर्स में गमन अंग भी पाए जाते हैं। इनको कशाभिका कहते हैं। कशाभिका फ्लैजेलम। तो बीजाणु जनन की प्रक्रिया में, अलैंगिक जनन की, बीजाणु जनन की प्रक्रिया में जीवों में अनुकूल परिस्थिति में और प्रतिकूल परिस्थितियों में इन बीजाणुओं का निर्माण होता है। अनुकूल परिस्थिति में यदि निर्मित है या फिर प्रतिकूल परिस्थिति में निर्मित है। जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो ये बीजाणु अंकुरण की प्रक्रिया प्रदर्शित करते हैं और अंकुरण के द्वारा नए जीवों का निर्माण करते हैं। तो बीजाणु दो किस्म के होते हैं। एक वे बीजाणु होते हैं
जो जिनमें गमन संबंधी अंग नहीं होते, एक वे बीजाणु होते हैं जिनमें प्रचलन अंग होते हैं। तो जिनमें प्रचलन अंग नहीं होते उनको अचल बीजाणु, अचल बीजाणु ए प्लानोस्पोर कहते हैं। और जिनमें प्रचलन अंग पाए जाते हैं उनको चल बीजाणु कहते हैं, ज़ूस्पोर्स। तो वे जिनमें गमन के लिए व्यवस्था होती है वो ज़ूस्पोर्स कहलाते हैं। जिनमें गमन की व्यवस्था नहीं होती है वो एप्लानोस्पोर कहलाते हैं। आमतौर से जीवों में अनुकूल परिस्थितियों में, आमतौर से जीवों में अनुकूल परिस्थितियों में चल बीजाणु का निर्माण होता है। लेकिन जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों का मतलब ये हुआ ताप की अधिकता हो, मिट्टी में नमी की कमी हो, टेम्परेचर बहुत अधिक हो, ये प्रतिकूल परिस्थितियां कहलाती हैं। तो इन प्रतिकूल परिस्थितियों में कोशिकाओं में अचल बीजाणु का निर्माण होता है। फिर जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो फिर ये अचल बीजाणु या चल बीजाणु, ये प्लानोस्पोर या ज़ूस्पोर्स अंकुरित होते हैं और अंकुरित होकर के नए जीवों का निर्माण करते हैं। तो बीजाणु जनन की प्रक्रिया में जीवों में कई प्रकार के स्पोर्स बनते हैं। उन स्पोर्स में एक चल बीजाणु हुआ, ज़ूस्पोर्स, दूसरा अचल बीजाणु, ये प्लानोस्पोर, एकाइनेट्स हुए, हिप्नोस्पोर, एंडोस्पोर, आर्टोस्पोर्स, ओइडिया और कोनिडिया। ठीक है। और आमतौर से जो परिस्थितियां अनुकूल होती हैं उन अनुकूल परिस्थितियों में चल बीजाणु का निर्माण। अन्य परिस्थितियों में ये यानी प्रतिकूल परिस्थिति में स्पोर्स का निर्माण होता है। मुख्य रूप से ओइडिया और कोनिडिया द्वारा कवक में बीजाणु जनन की प्रक्रिया होती है। बीजाणु जनन की प्रक्रिया होती है। प्रतिकूल परिस्थितियों में इन बीजाणुओं में कुछ अनुकूलन की क्षमता आती है। अनुकूलन का क्षमता का मतलब ये हुआ कि जैसे अकाइनेट्स हैं, इनमें बीजाणु सूखे की अवस्था में होते हैं। जब परिस्थितियां अनुकूल होती है तो ये फिर अंकुरित होकर के नए जीवों का निर्माण करते हैं। जैसे नॉस्टॉक है, इस नॉस्टॉक में इस प्रकार के एकाइनेट्स का निर्माण होता है। कुछ अन्य जीव हैं जैसे क्लेमाइडोमोनास है, यूलोथ्रिक्स है, उनमें प्रतिकूल परिस्थितियों में ये यूलोथ्रिक्स का फिलामेंट है।
प्रतिकूल परिस्थितियों में बीजाणुओं का निर्माण होता है। प्रतिकूल परिस्थितियों को सहने के लिए इसमें ये बीजाणु जीवित बने रहें, इसके लिए इनके चारों ओर ये म्यूसिलेज का आवरण लग जाता है। ये म्यूसिलेज है। म्यूसिलेज का ये आवरण लग जाता है। ये प्रतिकूल परिस्थितियों में इन स्पोर्स की रक्षा करते हैं। जब परिस्थितियां अनुकूल आती हैं तो ये म्यूसिलेज फिर हटते हैं और इससे ये बीजाणु जो है ये प्लेनोस्पोर के रूप में पृथक हो जाते हैं। ये अवस्था पाल्मेला अवस्था कहलाती है। इसको पाल्मेला, ये अवस्था पाल्मेला अवस्था कहलाती है। मतलब क्या हुआ कि कुछ पादपों में पानी की कमी के कारण पादप भूमि पर पड़े रहते हैं। इनकी कोशिकाएं अनेक भागों में विभाजित होकर के ए प्लेनोस्पोर्स का निर्माण करती हैं। ये म्यूसिलेज आवरण से घिरे रहते हैं जो कि प्रतिकूल परिस्थितियों में इसकी रक्षा करते हैं। इस अवस्था को पाल्मेला अवस्था कहते हैं। अनुकूल परिस्थितियों के आने पर यह आवरण घुल जाता है और प्रत्येक बीजाणु ए प्लेनोस्पोर के रूप में पृथक हो जाते हैं और पृथक होकर के नए जीव का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से जीवों में, पादपों में या फिर कवकों में अनुकूल परिस्थितियों में अथवा प्रतिकूल परिस्थितियों में ये स्पोर्स बनते हैं। फिर ये स्पोर्स अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होते हैं और अंकुरित होकर के नए जीव का निर्माण करते हैं। तो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में कई विधियां हुई। उन कई विधियों में विखंडन की विधि हो गई, खंडन हो गया, मुकुलन हो गया, बीजाणु जनन हो गया। अब कलिका द्वारा बीजाणु जनन की, कलिका द्वारा अलैंगिक जनन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। कुछ पौधों में तने के शीर्ष पर अथवा पत्तियों के शीर्ष पर कुछ अतिवृद्धियां पाई जाती हैं। ये ग्रंथिल अतिवृद्धियां होती हैं जो कि बहुकोश की होती है। इन ग्रंथिल अतिवृद्धि बहुकोश की संरचना को कलिका, गेम्यूल कहते हैं। ये पत्तियों से अथवा तनों से पृथक होकर के अंकुरित होते हैं और नए पौधे का निर्माण करते हैं। इस तरह से कलिका द्वारा अलैंगिक जनन की प्रक्रिया चलती है। अब पुनरुद भवन ये रीजनरेशन कहलाता है। ये एक विशेष प्रकार का अलैंगिक जनन है। इस अलैंगिक जनन में संपूर्ण शरीर कई खंडों में टूट जाता है। फिर प्रत्येक खंड जो है जिसमें नाभिक का अंश उपस्थित होता है वृद्धि करके नए जीव का निर्माण करते हैं। इस प्रकार का जनन आमतौर से हाइड्रा में और स्पॉन्जेस में भी देखा जाता है। तो पुनरुद्भवन की प्रक्रिया में संपूर्ण हाइड्रा शरीर कई खंडों में विघटित हो जाता है। ये प्रत्येक खंड विकसित होकर के नए हाइड्रा का निर्माण करते हैं। इसी तरह से अमीबा में भी पुनरुद्भवन की क्रिया देखी जाती है। अमीबा भी कई खंडों में विखंडित होता है और यदि प्रत्येक खंड में, उन विखंडित खंड में न्यूक्लियर पोर्शन है तो वो प्रत्येक खंड विकसित होकर के नए अमीबा का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से जीवों में विखंडन, खंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, कलिका और पुनरुद्भवन के द्वारा अलैंगिक जनन की प्रक्रिया पूरी होती है। तो
अलैंगिक जनन की प्रक्रिया, यह बायोलॉजी में किसी भी चीज का अगर वर्णन करना है तो वर्णन करने की प्रक्रिया में आपको उसकी थ्योरी और उस थ्योरी से संबंधित डायग्राम का प्रदर्शन करना पड़ेगा। डायग्राम स्वतः में थ्योरी को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए वेल लेबल डायग्राम का प्रयोग करके आप विभिन्न जीवों में, चाहे वो पौधे हो, चाहे जंतु हो या कवक हो, में रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन कर सकते हैं।